हेलो साथियों, मैं आलोक आप सभी का अपने परिवार स्टडी माई वे पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में या नंबर सिस्टम के बारे में। धीमे धीमे एक एक टॉपिक करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को देख के क्या पता चलता है कि नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोले तो संख्याओं को जानने का तरीका या संख्याओं को जानने का सिस्टम ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या पद्धति होती है, नंबरों को जानने का जो तरीका होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो नंबरों को जानने का जो तरीका होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें तो डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, अगर हम दूसरे बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और नंबर 4 पर है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर है? यानी कि डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्सा सिस्टम। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो है वो है केवल और केवल डेसिमल सिस्टम। क्या है? डेसिमल सिस्टम। क्लियर है बात? तो अब अगर बात की जाए डेसिमल सिस्टम की, तो डेसिमल सिस्टम में आपसे सिंपल सा एक इतना ही से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में या दशमलव पद्धति में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? अगर अंकों की बात की जाए तो हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का प्रयोग। अब वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो यानी संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में जानने का तरीका ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाती है। और संख्याओं को हम कितने तरीके से जान सकते हैं? 4 तरीके से। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में वो है डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम से आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ डेसिमल सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से 9। क्लियर है बात? अब इन्हीं संख्याओं से अगर हम कोई एक संख्या बना लें, सपोज करो इनसे हमने एक संख्या बनाई 3, 4, 6, 8। हमने क्या बनाई? एक संख्या बनाई 3, 4, 6, 8, ठीक है। तो इस संख्या से हमसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जाता है कि बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या है। क्या पूछा जा सकता है इससे? कि बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू बोले तो अंकीय मान, और इसी को हम लोग जाति मान भी कह देते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जाति मान भी कह देते हैं। अब 3, 4, 6, 8 या 3468 में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 3 का जाति मान कितना होगा, तो 3। 4 का जाति मान कितना होगा, तो 4। 6 का जाति मान कितना होगा, 6। और 8 का पूछ लिया जाए तो 8। यानी किसी भी संख्या का जाति मान या उसका जो आपकी फेस वैल्यू होती वो वही होती जो अंक आपसे पूछा जाता है। या हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू मतलब कि चेहरा, और किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? नाम से तो पहचानते हैं। किसी व्यक्ति के नाम तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन चेहरा क्या होगा? सिर्फ वही होगा, ठीक है। तो जो पूछा जाए उसका अंक क्या कहते हैं आपका
सॉरी प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी, अंक की मान वही अंक होगा जो आपसे पूछा गया है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, इसी से एक और शब्द बना लेते हैं, 4 5 6 7, और इसका अगर स्थानीय मान पूछा जाए, स्थानीय मान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता, अब जिसका भी स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसके पीछे ये देखो कितने अंक लगे हैं। तो जैसे 4 का पूछा गया तो 4 के पीछे कितने अंक लगे हैं, 3, तो 3 क्या लगा दो, 0। अगर आपसे 5 का पूछा गया है तो 5 के पीछे कितने अंक लगे हैं, 2, तो 2 क्या लगा दो, 0। अगर आपसे 6 का पूछा जाए तो 6 के पीछे कितना है, 1, तो कितना लगा दो, 1 0। और अगर आपसे 7 का पूछा जाए तो 7 के पीछे कुछ भी नहीं लगा, इसलिए 7 का क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है बात? अब आपने देखा कि जो स्थानीय मान निकाला हमने इकाई के अंक, वो कितना आया, 7, और अगर हम यहीं पर इसका जाति मान पूछे तो भी कितना आएगा, 7। यानी एक यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक का मान या स्थानीय मान या जातीय मान हमेशा क्या होता है, समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्लियर है बात? समझ पाए? अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करते हैं कि किन संख्याओं को तोड़ा जा सकता है, जो संख्याएं बहुत सारी मिक्स हो। तो मिक्स संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा एक नंबर निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कहते हैं समिश्र संख्या। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपके होते हैं रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और इनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर से, तो इमेजिनरी नंबर में कुछ नहीं आता है, नॉर्मल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमेजिनरी संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इमेजिनरी संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से, और इसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। अगर हम बात करें इसके आई स्क्वायर का मान, तो इसके आई स्क्वायर का मान होता है -1, और अगर हम आई की बात करें तो आई का मान होता है √-1। यानी इमेजिनरी नंबर से सिर्फ ये काल्पनिक संख्याओं को सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ सकता है कि काल्पनिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, काल्पनिक संख्याओं को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और आई का मान कितना होता है, √-1। क्लियर है बात? और अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं हमारी -∞ से लेके कहां तक होती हैं, +∞ तक होती हैं। -∞ से लेके कहां तक होती हैं, +∞ तक होती हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के क्लासिफिकेशन की। यहां पर मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक डेसिमल नंबर, एक इंटीजर नंबर। दशमलव संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं की कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या बात कर लेते हैं, सबसे पहले दशमलव संख्याओं की बात कर लेते हैं कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो जो दशमलव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने लिखा 0.1
4। ये क्या है, एक प्रकार का दशमलव है। जैसे हमने लिखा 0.5555 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक प्रकार का दशमलव है। क्लियर है। अब जैसे हमने लिखा 0.1234678291, ये भी क्या है, एक प्रकार का दशमलव है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये क्या है, आपके दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगर हम दशमलव संख्याओं की बात करें कि जो दशमलव संख्याएं हैं तो इनमें दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी एक होता है आपका रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जिनकी क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो। अगर देखा जाए कि इसमें 5 5 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें देखें 0.4, तो 0.4 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 4/10। अगर हम ये 5 हटाना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/9। क्या लिख सकते हैं, 5/9। यानी अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव कैसे होते हैं, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति, और नॉन रिपीटिंग यानी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो रही हो। तो अब आपने देखा कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 0.4 के बाद क्या हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 0.555 रिपीट हो, और इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिन संख्याओं की क्या कहते हैं पुनरावृत्ति हो रही है उनको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी जो संख्याएं रिपीटिंग होंगी वो कैसी होंगी, टर्मिनेटिंग भी होंगी। कैसी होंगी, टर्मिनेटिंग। और जो नॉन रिपीटिंग होंगी वो कैसे होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जिन दशमलव वाली संख्याओं को तोड़ा नहीं जा सकता है उनको क्या नहीं किया जा सकता है, उनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आप जरा यहां पर गौर करें तो देखेंगे इन संख्याओं को तोड़ा गया तो इनको किस फॉर्म में लिखा गया, P/Q के फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लाया गया, P/Q के फॉर्म में। यानी अगर हम रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्याओं की बात करें, तो वास्तविक संख्याओं 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक डेसिमल नंबर, एक इंटीजर नंबर। ठीक है, और डेसिमल नंबर कितने भागों में, डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। और जो दशमलव संख्याएं रिपीटिंग होती है वो टर्मिनेटिंग भी होती हैं। यानी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उन संख्याओं को तोड़ा भी जा सकता है, और जिन संख्याओं को तोड़ा जा सकता है उनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी जो रिपीटिंग संख्याएं होती हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी वो कौन संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। वो कौन संख्या होती है, परमेय संख्या। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। और जो संख्याएं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तो वो नॉन रिपीटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तो वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। कौन संख्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर है बात इतनी सी, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं इसमें 0.2, 4/3, ठीक है, 22/7। यानी कि जो पाई का मान होता है 22/7 वो कैसा होता है, परमेय होता है। और पाई खुद कैसे है, अपरमेय है। पाई खुद कैसा है, अपरमेय है। तो अगर अपरमेय संख्याओं के एग्जाम्पल की बात करें तो पाई √2, √3, और भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 5, 8, 7, 1, कुछ भी, ठीक है। तो ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी, आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये कैसी संख्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है।
यानी कि प्रमेय संख्या यानी जो दशमलव संख्याएं आपकी कैसी होंगी, जो दशमलव की संख्याएं आपकी रिपीटिंग होंगी वही क्या होंगी, टर्मिनेटिव होंगी। और जो टर्मिनेटिव होंगी उनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो संख्याओं को p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है बात। अब प्रमेय संख्याओं में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे, दो संख्याएं दे दी जाती हैं, काफी बार पेपरों में आता है, दो संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा बताओ इनके बीच की प्रमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, दो संख्या दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनके बीच की प्रमेय संख्या बताओ। ए और बी के मध्य प्रमेय संख्या। ठीक है, तो ए के प्लस बी वाई के प्लस 1। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहां के इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हम पेपर में आता है तो हम करते हैं a प्लस बी बाई 2। तो ऐसा करते क्यों कि जैसे हमने k का मान 1 रखा तो ये कितना निकल के आएगा, a प्लस बी बाई 2। कितना निकल गया, a प्लस बी बाई 2। बट हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना मैच करे, तो अगर ऑप्शन में मैच ना करे तो आप कितना रख सकते हो, 2 रख के देखो तो कितना आएगा, 2a प्लस बी बाई 3। अगर ये भी ऑप्शन में मैच ना करे तो कितना रख के देखो, 3 रख के देखो तो 3k प्लस बी बाई 4। क्लियर है बात, आ रही आसान है। तो इस तरीके से हम उन संख्याओं के भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया, जैसे सपोज आपसे पूछ लिया गया 4 व 5 के मध्य की प्रमेय संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, 4 + 5 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर इससे नहीं आ रहा है तो 4 की जगह कितना, यहाँ पर k का मान कितना रखोगे, 1, तो 4 एकम 4 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, और फिर जब 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 5 13 और 13 बटे 3। क्लियर, तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी प्रमेय संख्या कहलाएंगे। और इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं के मध्य अप्रमेय संख्या, a और b के मध्य अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, तो अंडर रूट ए बी या क्यूब रूट ए बी। ठीक है, यानी कि हम लेंगे अंडर रूट ए बी या क्यूब रूट ए बी, यानी हम संख्याओं का रूट तब तक करेंगे जब तक कि वो संख्या, अगर किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल लेने पर रूट हट रहा है तो वो संख्या हम क्या करेंगे, उस संख्या का क्यूब रूट लेंगे। वो संख्या क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। हम एक सवाल किए दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे बोल दिया गया है 2 और 3 के मध्य अप्रमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 × 3 इक्वल टू अंडर रूट 6। क्या कहलाएगी, अंडर रूट 6। समझ पा रहे हो आप सभी लोग। ठीक है, कि अगर हमें पूछ लिया जाए कि a और b के मध्य प्रमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, a के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। और अगर हमें a और b के, तो हम पूर्णांक संख्याओं के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमने डेसिमल के बारे में जाना, अब हम इंटीजर के क्लासिफिकेशन देखते हैं। पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में तोड़ा गया। सबसे पहले आए थे आपके पॉजिटिव इंटीजर, फिर आया था नेगेटिव इंटीजर, और एक आ जाता है आपका 0। एक क्या आ जाता है आपका 0। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर -∞ से लेके -3 -2 -1 तक। ये क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्लियर। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी जो हमें किससे मिली है, प्रकृति से मिली है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 0 खोज किसने की है, आर्यभट्ट ने की है। और जब 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला दिया जाता है तो ये क्या बनते हैं, आपके होल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या।
क्या बनती है? पूर्ण संख्या। इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर है बात? नेचुरल नंबर। इनको कहते हैं होल नंबर। क्लियर है? अब बात करते हैं इंटीजर नंबर को। इंटीजर नंबर का दो और क्लासिफिकेशन, दो भागों में और बांट देते हैं। ठीक है, एक भाग होता है आपका इवन नंबर, एक और यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब सम संख्याओं की परिभाषा क्या कहती है और विषम की क्या कहते हैं? ठीक है, अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, -2, आपका 0, आपका 2, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये आपकी क्या होती है? सम संख्या होती है। जो 0 है आपका वो कैसा होता है? सम पूर्णांक होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सम संख्या होती है वो कितने कितने के अंदर बोलते हैं? 2 2 के अंदर बोलते हैं। कितने कितने के अंदर बोलते हैं? 2 2 के अंदर बोलते हैं। अगर हम -4 में हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तभी तो -2 बचेगा, और -2 के बाद अगर हम डायरेक्ट 2 लिख लेंगे तो जब 2 जोड़ेंगे तब 0 आएगा, तभी तो 2 पहुंचेगा। तो 0 आपका कैसा होता है? सम इंटीजर होता है। 0 कैसा होता है? सम इंटीजर होता है। ठीक है, अब विषम संख्याओं की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -1, 1, 3, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और समझते हैं सम और विषम के एक और तरीका है हम जीरो के बारे में जानने का कि जीरो आपका सब इंटीजर है कि नहीं है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आया? 4। तो दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? सम संख्या मिलती है। अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमको क्या मिलती है? जैसे हमने 5 और 3 को जोड़ा, दोनों विषम संख्या है, 5 3 8, हमको क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? सम संख्या। और अगर हम सम और विषम को जोड़ें, जैसे हमने 2 और 3 जोड़ा तो कितना मिला? 5, यानी कि विषम संख्या। कैसी मिलती है? विषम संख्या। अब ऐसे मान लो चलो कि अगर हम मान लेते हैं 0 हमारी सम है, 0 को हम क्या मान लेते हैं? सम। तो 0 को अगर हमने सम माना तो 0 को हमने सम माना, इसमें 2 हमने जोड़ा, सम के साथ सम जोड़ा तो कितना मिला? 2, सम संख्या। ठीक है, अब यहां पर हमने 0 को क्या माना है? सम माना, 2 और प्लस हमने विषम कितना जोड़ा? 3, तो 0 + 3 जोड़ा क्या मिला? 3, विषम संख्या। प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब विषम संख्याओं की बात करें, अगर हम विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलनी चाहिए? सम संख्या मिलनी चाहिए। कि विषम संख्या में जैसे हमने 3 जोड़ा और एक बार -3 जोड़ा तो हमको क्या मिला? 0। हमको क्या मिला? 0। तो ये देखो सारी कंडीशन क्या हो रही है? सही हो रही। तो मतलब 0 कैसी है आपकी? एक सम पूर्णांक है। 0 कैसी है आपकी? सम पूर्णांक है। अगर यहाँ पर हम 0 को विषम मान लें, क्या मान लें? 0 को विषम मान लें, तो देखो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे कि अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें, हमने 0 को विषम माना तो यहाँ पर हमने 0 रखा और एक 3 रखा, तो क्या मिला हमको? 3। और मिलना क्या चाहिए था? सम संख्या। और मिल कैसी रही है? विषम संख्या। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो इस प्रकार ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएगी। अगर हमने 0 को क्या मान लिया? विषम मान लिया, इसलिए 0 हमारा कैसा है? सम पूर्णांक है। 0 हमारा कैसा है? सम पूर्णांक है। समझ में आई बात? क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की, कि पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सम पूर्णांक। ठीक है, तो सम पूर्णांक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, आभास संख्या, और भाज्य संख्या। ठीक है, कौन संख्या है? आभास संख्या और भाज्य संख्या है। ठीक है,
और एक और है, ठीक है। अब पहले हम भाज्य और अभाज्य हो जाएंगे, फिर जानेंगे तीसरा फैक्टर कौन सा होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं कौन सी अभाज्य संख्या होती है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड हो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं आपकी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के गुणनखंड दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा गुणनखंड, वो संख्या कौन सी होती है आपकी? भाज्य संख्या होती है। वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। अब अगर दो के गुणनखंड की बात करें तो वो दो के गुणनखंड होंगे कौन कौन से? एक तो आपका एक होगा, एक वो स्वयं होगा, ठीक है। दो गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए? एक तो एक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? वो खुद होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं तीन की, तो तीन के गुणनखंड कौन होंगे? एक तो एक होगा और एक कौन होगा? तीन। अगर हम बात करें पांच की, तो पांच का गुणनखंड कौन होगा? एक एक होगा, एक कौन होगा? पांच। हम बात करें सात की, तो एक होगा कौन? एक एक तो कौन होगा? सात। और अगर हम बात करें 13 की, तो एक कौन होगा? एक और एक कौन होगा? वो स्वयं 13। क्लियर है बात? तो ये संख्या कौन सी कहलाएंगे आपकी? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। लेकिन अगर हम दो की बात करें, किसकी बात करें? दो की। क्या अगर हम आपसे पूछ के बताओ दो के कितने फैक्टर होंगे, तो दो के फैक्टर कितने होंगे? एक तो एक और दूसरा दो खुद। दो में दो के कितने फैक्टर होंगे? और केवल दो गुणनखंड होंगे। इसीलिए दो किसकी श्रेणी में आ जाता है? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाता है। कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी इनकी शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत कहां से होगी? 2 3 5 7, ठीक है। और अगर हम दो की बात करें तो दो एक अकेला आपका क्या है? समअभाज्य संख्या है। दो अकेली कैसी है? समअभाज्य संख्या है। यानी इस दो के बाद आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सम हो और क्या हो? अभाज्य भी हो। जो सम हो और क्या हो? अभाज्य भी हो। और अगर हम बात करें दो से ज्यादा की, तो एसजी आपके कहां स्टार्ट हो जाएंगे? 4 से। 4 6 8, ये आप क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या हो जाएंगी, सॉरी भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो हमने कहा कि जो भाज्य संख्या होती है उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और जो अभाज्य संख्या होती है उनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। तो अगर हम आपसे पूछें बताओ एक के कितने गुणनखंड होंगे, क्या पूछें कि एक के कितने गुणनखंड होंगे, तो एक का सिर्फ कितना गुणनखंड होगा? एक के अलावा तो दूसरा गुणनखंड होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो तीसरा फैक्टर कौन होता है? एक। तीसरा गुण कौन होता है? एक। तो एक किसकी श्रेणी में आ जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि बताओ एक कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। समझ में आ रही बात कि एक कैसी है? ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर है? अब भाज्य की बात करें तो भाज्य में पूछ लिया जाता है आपसे कि बताओ 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से सॉरी अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य, ठीक है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब 2-4 पॉइंट और बचे हैं अभाज्य संख्याओं के, उनके भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम कुछ अभाज्य संख्याओं की और बात करते हैं। आपके एक पेपर में आया था एसएससी के रिलेटिवली प्राइम, अपेक्षित, इसकी हिंदी होती है अपेक्षित अभाज्य संख्या।
अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन दो संख्याओं का मासा क्या हो, एक हो। किन्हीं दो संख्याओं का मासा एक हो। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 का मासा कितना है, 1। ठीक है, तो ये कैसा आपका अपेक्षित अभाज्य संख्या है। और देख लेते हैं 9 और 25, 9 और 25, तो 9 और 25 का भी मासा कितना है, 1। यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं कैसी हो, आपकी अभाज्य हो, कैसी हो, अभाज्य हो, लेकिन ये जरूरी है कि उनका मासा कितना हो, 1 हो। क्लियर है बात। होता क्या है कि एक और कंडीशन होती है, एक और संख्या होती है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। अब अगर हम सहअभाज्य संख्या की बात करें तो सहअभाज्य में लोग समझ लेते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा क्या हो, 1 हो, उनको हम लोग क्या समझ लेते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सहअभाज्य का क्या है, कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाएगा, आपका सहअभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। आपको पता होगा कि अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा, 1 होगा ही होगा। तो दोनों में फर्क है। अगर हम अपेक्षित संख्या और सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तो अपेक्षित संख्या का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं का मासा कितना हो, 1 हो, तो वो क्या होगी, आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्या होगी। अब और कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाएगा, आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो जब 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सहअभाज्य संख्या आपकी क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। हम क्या कह सकते हैं, नोट करके लिख दे रहा हूं, प्रत्येक सहअभाज्य संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या है। क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात। एक और लास्ट पॉइंट है आपका, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका ट्विन प्राइम। एक क्वेश्चन आ जाता है ट्विन प्राइम। ठीक है, कि ट्विन प्राइम क्या है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पेपर में ही पूछा गया था, ये क्वेश्चन शायद पैट के पेपर में आया था। ठीक है, कि ट्विन प्राइम क्या है। ठीक है, तो अगर ट्विन प्राइम की बात करें तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के, मैं लिखे दे रहा हूं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 क्या हो, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 2। तो कैसे कहलाएंगे, आपके ट्विन प्राइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। हम उदाहरण के समझ लेते हैं, जैसे कि 5 और 7, तो 5 और 7 बीच कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, जैसे कि 11 और 13 कितने का अंतर है, 2 का। 17 और 19 कितने का अंतर है, 2 का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहीं पर आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स खत्म होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।